नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिव गौतम। बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है, जहां पर भारत ने अपनी एयर जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा दिया। और इसकी वजह ये है, जिस तरीके से चीन ने गलवान घाटी के बाद देमचौक, जो कि दौलत बेग ओल्टी के पास पड़ता है, और वहां पर अपनी सेना का दबदबा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने भी 3 डिवीजन सेना वहां लगा दी थी। और आज फिर से भारत ने अपनी एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर और दूसरे हवाई जहाज़ों के द्वारा सेना के मूवमेंट को और भारी आर्टिलरी को वहां पहुंचाने का काम किया है, जिससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन को ये लगता था कि भारत इतनी जल्दी देमचौक में तैयारियां नहीं कर पाएगा और वो गलवान जैसी किसी घटना को दौलत बेग ओल्डी के पास अंजाम दे देगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत ने अपने विमानों की जो उड़ानें हैं वहाँ काफ़ी बढ़ा दी है, जो कि दौलत बेग ओल्डी के पास एक एयरबेस है। जगह पर जाकर सामान को उतार रहे हैं, आर्टिलरी को उतार रहे हैं, भारी तोहफे और तमाम जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनको पहुंचाया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत किसी भी तौर पर चीन को माफ़ करने के मूड में नहीं है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि भारत सरकार ने चीन को माफ़ कर दिया है, चीन के दावों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन भारत इस मूड में नहीं है। हमने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से भारत अब अपना अक्साई वापस लेना चाहता है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अक्साई चीन के नाम से स्वीकार कर लिया था। अक्साई लद्दाख को हम वापस लेना चाहते हैं, जो हमारा पूर्वी लद्दाख है, और उसी की तैयारियों के तहत 3 डिवीजन से ज़्यादा सेना मोर्चे पर लगा दी गई है, जिसकी संख्या 30,000 से 45,000 के बीच होती है। 3 डिवीजन का जो एक माप होता है, उसमें एक डिवीजन में 10,000 से लेकर 15,000 तक सैनिक और साजो सामान हो सकता है। उसी तरीके से आज जिस तरीके से एयरफोर्स का मूवमेंट बढ़ाया गया है, उसके बाद ये संख्या और बढ़ सकती है, और सीधे तौर पर ड्रैगन को अब उसके किए की जो उसने जुर्रत दिखाई है उसकी सजा मिलना अब लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बड़ा ऐलान किया है। कल उनसे जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जर्मनी से अपनी सेना की जो तैनाती है उसको कम कर रहे हैं और इसको हम एशिया में लगा रहे हैं, क्योंकि एशिया के अंदर भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान और साउथ चाइना सी के तमाम देशों को चीन से खतरा उत्पन्न हो गया है, और हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीनी कम्युनिस्ट सेना है, उसका पूरी तरीके से मुकाबला करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले जिस तरीके से लद्दाख को लेकर माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ जिस तरीके से सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश की है, वो बेहद चिंतनीय है और इससे उसे बचने की ज़रूरत थी। माइक पोम्पियो से जब पूछा गया कि क्या वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एग्रेशन को स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अधिनायकवादी सोच और लोकतांत्रिक सोच में कभी समझौता नहीं हो सकता। हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका मुकाबला करेंगे। और उसी मुकाबला करने के लिए जर्मनी में जो अमेरिकी सेना के 52,000 से ज़्यादा ट्रुप्स तैनात थे, अब उनको घटाकर 25,000 किया जा रहा है, और इनकी तैनाती फिलीपींस से लेकर ताइवान तक, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी जगहों पर की जाएगी। इससे पहले ताइवान में जिस तरीके से अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको पहले ही तैनात किया जा चुका है। इनमें अगर बात की जाए तो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज स्ट्राइक और इसके अलावा यूएसएस रोनाल्ड रीगन, ये 3 वो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका ने चीन की निगरानी के लिए पहले से ताइवान के समुद्र में, जैसे साउथ चाइना सी कहा जाता है, उसमें पहले से तैनात कर रखा है। उसके अलावा अमेरिका के 10 बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं जापान के अंदर, जिनके ऊपर से भी अमेरिका चीन पर निगरानी रखता है। और उसके अलावा अब जिस तरीके से इंडोनेशिया, मलेशिया को लेकर भी बात हो रही है, उसके साथ साथ अमेरिका की जो निगरानी तंत्र है वो मालदीव के पास भी एक द्वीप है, वहाँ से भी अमेरिका चीन के आवागमन पर निगरानी रखता है। तो पूरे के पूरे साउथ चाइना सी हो या हिंद महासागर हो, उसमें अमेरिकी नौसेना पहले से तैनात है। अब जो नई तैनाती में अब एयरफोर्स और मिलिट्री को भी शामिल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये चीन के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का समय आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चीन भारत के साथ तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था, अब उसके बाद चीन पूरी दुनिया में घिरता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले माइक पोम्पियो ने यह भी बताया कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के तमाम विदेश मंत्रियों से बातचीत की है और उनसे भी चीन के बारे में तमाम ऐसी जानकारियां मिली हैं जिससे
पता चलता है कि चीन कितना आक्रामक है। और उसके साथ साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री से भी इसको लेकर चर्चा की है और इसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका साथ साथ आ रहे हैं। यानी कि अमेरिका की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो सीधे तरीके से चीन की मुश्कें कसने की है, चीन को लगाम लगाने की है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं। और माइक पोम्पियो ने भी यही संदेश दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि चीन को उसके किए की सज़ा मिलना जरूरी है। और उसके बाद जिस तरीके से चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ आक्रामकता का व्यवहार कर रहा है, धूर्तता का व्यवहार कर रहा है, उसको भी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन आज दुनिया के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ चाइना के जो फिलीपींस जैसे देश हैं, उनके साथ चीन की जो अब रणनीति है उसमें वो विस्तारवादी रणनीति के द्वारा इन देशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो दुनिया के लिए किसी भी तरीके से सहनीय नहीं होगा। यानी कि इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अमेरिका अपने सेनाओं की तैनाती जिन जगहों पर अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वहाँ से हटाकर एशिया में करने की तैयारी कर रहा है। और एशिया में पहले से ही अमेरिका के करीब 2 लाख सैनिक तैनात हैं, जिनमें से 1 लाख के करीब सैनिक जापान के और प्रशांत महासागर में हैं, उसके अलावा वियतनाम में हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मरीन कमांडो को लेकर समझौता किया, ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए मरीन कमांडो भेजे गए, तो सीधे तौर पर अमेरिका की पूरी नौसेना हो, वायुसेना हो या मिलिट्री हो, अब वो चीन को घेरने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। क्योंकि खासकर भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जिस तरीके से चीन को दबाने की कोशिश कर रहा है, चीन के प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। इससे पहले भारत की जब नीति हुआ करती थी कांग्रेस के ज़माने में, गुट निरपेक्षता की नीति थी, जिसमें ये कहा जाता था कि हम न तो अमेरिका के साथ जाएंगे न रूस के साथ जाएंगे, बल्कि हम तटस्थ रहेंगे। और उस तटस्थता का नुकसान भी भारत को कई बार उठाना पड़ा था। हालांकि भारत के रिश्ते रूस के साथ नज़दीकी थे और अमेरिका के साथ उन रिश्तों में दूरियां थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में मोदी ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कूटनीति का प्रबंधन किया और रूस से भी रिश्ते बनाए रखे और अमेरिका से जो दूरियां थी उनको दूर करके अब इतनी ज़्यादा जुड़ाव हो गया कि भारत की हर समस्या या हर भारत के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का सबसे पहले अगर कोई विरोध करता है तो वो अमेरिका है। लद्दाख में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया था और चीन को घेरने की कोशिश की थी। अमेरिका ने कहा था कि चीन की जो कार्रवाई है ये आक्रामक है। और उससे पहले जब इस तरीके की तैयारियां चीन कर रहा था तब भी अमेरिका ने भारत को आगाह किया था। तो स्पष्ट तौर पर आज अमेरिका भारत का एक सबसे बड़े दोस्त के तौर पर सामने आ रहा है और उसकी जो तैयारियां अब चीन को लेकर चल रही हैं उससे चीन में खलबली मची हुई है। चीन और अमेरिका के जो मिलिट्री को लेकर अगर बात की जाए तो अमेरिकन जो मिलिट्री है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री और जो सैन्य ताकत कही जाती है, अगर मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी को मिला लिया जाए, और इसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार भी हैं। और अगर ये सेना पूरी तरीके से चीन के खिलाफ हो जाती है, जैसा कि अब स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है, तो चीन का बच पाना पूरी तरीके से मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिका केवल दूर से चीन को नहीं धमका रहा है, वो ताइवान तक पहुंच चुका है, जापान में पहले से है, दक्षिण कोरिया में अमेरिका की तैनाती है, और उसके अलावा जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो उसने प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में उतार रखे। यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से चीन को घेरने में लगा हुआ है। और इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका को ये लगता है कि आज दुनिया के ऊपर जो खतरा चीन पैदा कर रहा है, जो पहले कोरोना के माध्यम से किया और उसके बाद जिस तरीके से एक और खतरा जो खुफिया रिपोर्ट में आ रहा है कि चीन दोबारा से जैविक हमला कर सकता है। यानी कि जिस तरीके से कोरोना का वायरस उसने गलती से फैल गया, लेकिन चीन के पास इस तरीके के कई वायरस हो सकते हैं और उनको जल्दी से जल्दी खत्म किए जाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि 2 लाख सैनिकों के पहले से मौजूदगी के बावजूद अमेरिका अब एशिया में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने का काम कर रहा है। और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट एक संस्था है, वो ये कहती है कि पूरे एशिया में चीन के चारों तरफ 2 लाख से ज़्यादा सैनिक अभी भी कम हैं और इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। ये उन्होंने अमेरिका को सलाह दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने चीन की घेराबंदी ज़्यादा बड़े स्तर पर कर दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो अच्छा संदेश आया है, और इसके बाद अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने
नेपाल के विदेश मंत्री से भी बात की। जिस तरीके से कल संदेश आया था कि चीन ने नेपाल की तमाम ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और नेपाल का जो भारत के साथ संबंध चल रहा है, इसको लेकर भी माइक पोम्पियो ने प्रदीप गावस्कर से बात की, जो कि विदेश मंत्री हैं नेपाल के। और उनसे बात करने के बाद माइक पोम्पियो ने कहा कि इसका अच्छा संदेश हुआ है, कई मुद्दों पर बात हुई है और हमारे नेपाल के साथ जो संबंध है और नेपाल की जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए अमेरिका अग्रसर है। तो नेपाल को इस तरीके से समझाने के बाद माइक पोम्पियो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के ऊपर चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा था, केपी ओली पूरी तरीके से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में खेलते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से पुष्प दहल कमल यानी कि जो प्रचंड हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपना समर्थन वापस ले लूँगा और पूरी तरीके से केपी ओली फेल रहे हैं और ऐसी फेल गवर्नमेंट को समर्थन देने का कोई मतलब नहीं है। मैंने केपी ओली की सरकार को समर्थन देकर एक भारी गलती की है। वही नेपाल के अंदर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वाली कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अब खड़ग प्रसाद ओली के खिलाफ हो चली है और उनका भी ये कहना है कि खड़ग प्रसाद ओली ने चीन के हाथों में नेपाली ज़मीन को देकर एक भारी भूल की है। और जिस तरीके से नेपाल की गवर्नमेंट ने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ा है, उसके पीछे भी अब ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की चाल थी। वो उसने पहले नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया और उसके बाद जब भारत से नेपाल के रिश्तों में खटास आ गई तो चीन ने नेपाली ज़मीनों को हड़पना शुरू कर दिया और नेपाल के अंदर अपनी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पर अब नेपाल को अक्ल आनी चाहिए और नेपाल को समझना चाहिए कि एक तरफ अमेरिका है जो उसकी मदद की पेशकश कर रहा है, भारत पहले से उसकी मदद करता रहा है। ऐसी स्थिति में उसके पास ये मौका है कि वो चीन के चंगुल से बाहर निकलकर अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दिखाए और अपने पुराने रिश्तों को, जो कि बहुत ज़्यादा उसके हित में रहे हैं, उसके पक्ष में रहे हैं, उनको ही कंटिन्यू रखने की कोशिश करे। जय हिंद, जय भारत।